हेलो 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 गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन सेशन सेशन। तो आज काफ़ी लेट हो गया है, सो वीडियो को 2x में देखें। एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो कुछ भी बिफोर हैंड प्रिपेयर नहीं हो पाता है। डेली का यही बहाना रहता है ना मेरा। क्या कर सकते हैं यार, वीडियो तो बना रहे हैं लेकिन पहले से कुछ प्रिपेयर रहता तो आप लोगों को मेन पर्पस है रिवीजन करना, ठीक है। कुछ भी मिल जाए हम लोगों को रिवीजन करना, क्योंकि एवरीथिंग इज़ यूज़फुल फॉर आवर एग्ज़ाम, ठीक है। तो सब कुछ ही ज़रूरी है, और जो भी मैं बताऊंगा तो भाई साहब ये समझ लो कुछ भी बकवास नहीं होने वाला है, ठीक है। अच्छा, हम लोग बहुत पहले सॉइल्स के बारे में थोड़ा देखते हैं। सॉइल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना, वीडियो में बने रहिएगा। अभी ये पहला टॉपिक सॉइल्स है, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि अगला टॉपिक क्या होगा बेस्ड ऑन द रिमेनिंग टाइम। तो सॉइल्स के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया में कौन कौन से सॉइल्स हैं, सुनने पर भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अलुवियल सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स, रेड एंड येलो सॉइल्स, लेटराइट सॉइल्स, सैंडी सॉइल्स, सॉल्टी सॉइल्स, एरिड सॉइल्स, फॉरेस्ट सॉइल्स, है ना ये सब। तो ये बताइए, वाइड स्प्रेड मतलब कि हम लोग ऑर्डर लिखने वाले हैं सॉइल्स का, कौन कितना ज़्यादा फैला हुआ है इंडिया में बेस्ड ऑन दियर इन टर्म्स ऑफ दियर वाइड स्प्रेड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा सॉइल है इंडिया में, अलुवियल सॉइल है। सबसे ज़्यादा कौन सा सॉइल है इंडिया में बताइए, अलुवियल सॉइल से लगभग 40%। परसेंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो ये यहाँ जो कन्फ्यूज़न आता है हम लोगों को, ये बताइएगा। अब बताइए कि ब्लैक सॉइल है और रेड सॉइल है। ब्लैक सॉइल इंडिया में ज़्यादा है कि रेड सॉइल इंडिया में ज़्यादा है। ऐसा लगता है हम लोगों की ब्लैक सॉइल ज़्यादा है, लेकिन भाई रेड सॉइल ज़्यादा है, ठीक है। रेड सॉइल है लगभग 18.5%, लगभग 18.5%। एंड उसके बाद ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल है 15%, ठीक है। ये ऑर्डर याद रखना ज़रूरी है। ब्लैक सॉइल के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ते हैं। रेगर सॉइल होता है, इसी को रेगर सॉइल बोलते हैं, सेल्फ प्लगिंग सॉइल बोलते हैं। इसका मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है। इसमें लिमा होता है। लिमा मीन्स व्हाट, लाइम, आयरन, माइका, सॉरी लाइम, आयरन, देख लीजिएगा, लिमा, 4 चीज़ है, बताऊंगा किसी वीडियो में, ठीक है। याद नहीं आ रहा है। लाइम, आयरन, मैंगनीज एंड ऐसे देयर इज समथिंग, अब देख के बता ही देते हैं यार। ब्लैक सॉइल इज रिच इन एल्यूमिनियम, ठीक है। लिमा लिमा लिमा, लाइम, आयरन, एल्यूमिनियम होगा। बता दूंगा मैं किसी वीडियो में, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, एकदम घबराना नहीं है। अभी ढंग से मिल नहीं पा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे ही हैं, ठीक है। और क्या नहीं है, ऑब्वियसली नाइट्रोजन बहुत सारे सॉइल्स में नहीं पाए जाते हैं। इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक सॉइल में देयर इज़ अ लैक ऑफ नाइट्रोजन, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद आपका पिटी सॉइल्स, मार्सी सॉइल्स, उसके बाद क्या है, पिटी सॉइल्स, वहीं जो मार्सी सॉइल होता है, मार्सी सॉइल्स ही पिटी सॉइल्स होता है, जो कि स्वैम्पी होता है, पता है ना, जहाँ पे ऑर्गेनिक, डेड ऑर्गेनिक मैटर से जो सॉइल बनता है। तो ये ऑर्डर है कौन कितना परसेंटेज सॉइल से इंडिया में, ये ऑर्डर एकदम ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अलुवियल तो पता रहता है, कन्फ्यूजन हो जाता है रेड एंड ब्लैक में, तो रेड पहले, बस इतना ध्यान रखना है कि रेड पहले है, ब्लैक बाद में, बाकी फिर आप कर ले जाओगे। और डरना नहीं है,
ठीक है, डरने से काम नहीं होने वाला है। अभी अर्थक्वेक्स के बारे में है, आई थिंक ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, सो अभी रहने देते हैं हम लोग। अच्छा एक बात बताइए, विंटर सीजन में नॉर्थ इंडिया में एक्सेसिव कोल्ड होता है, उसका क्या क्या कारण है? विंटर सीजन में देयर आर एक्सेसिव कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग विंटर सीजन। विंटर सीजन में एक्सेसिव कोल्ड होता है, क्या कारण है बताइए तो? रीज़न बिहाइंड excessive cold in North India during winter season. Reason behind excessive cold in North India during winter season, क्या कारण है? एक कॉन्टिनेंटैलिटी कारण है, कॉन्टिनेंटैलिटी एक कारण है, ठीक है, कॉन्टिनेंटैलिटी एक कारण है। एंड द क्लेम, अच्छा सॉरी गाइस, हाँ मैं कुछ और सोच रहा था। हाँ, दूसरा कारण है हिमालयन रीजन में जो स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल जो होता है उस समय हिमालयन रीजन में, स्नोफॉल इन हिमालयाज माउंटेन्स, ठीक है, वहाँ जो स्नोफॉल होता है। और एक कारण है कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द कैस्पियन एंड, कोल्ड विंड्स coming from Caspian Sea and coming from Caspian Sea in तुर्कमेनिस्तान, वहीं पर है ना तुर्कमेनिस्तान। अब देखिए ये ध्यान रखना है कि कैस्पियन सी विच ऑल आर द कंट्रीज दैट आर सराउंडेड बाय, मतलब कैस्पियन सी इज सराउंडेड बाय विच ऑल कंट्रीज, कैस्पियन सी किन किन कंट्रीज से सराउंडेड है? तारीख, किससे सराउंडेड है? तारीख से। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड कजाकिस्तान। बोलिए तो, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड कजाकिस्तान, ये 5 कंट्री हैं जिसके द्वारा कैस्पियन सी हमारा कवर्ड है, सराउंडेड है। तो देखिए वहाँ से जो कोल्ड विंड्स आता है विंटर सीजन में, इसीलिए अपना नॉर्थ इंडिया में एक्सेसिव कोल्ड देखने को मिलता है। हिमालयाज़ में जो स्नोफॉल होता है उसकी वजह से, एंड जो कॉन्टिनेंटैलिटी है उसकी वजह से। कॉन्टिनेंटैलिटी क्या है? कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान आर फार अवे फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी, एक्सपीरियंस कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। तो ये कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट हम लोगों को कहाँ देखने को मिलता है? राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में। आप देखो ये सब कितना दूर है सी से, समुद्र से दूर है ना, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, फिर भी वहाँ पर विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा कोल्ड देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। किसकी वजह से? कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट की वजह से। स्नोफॉल एंड कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम कैस्पियन सी। अब देखिए एग्जाम में क्या करेगा, कैस्पियन सी की जगह कोई और सी लिख देगा, तो ये सब ध्यान रखना है। कॉन्टिनेंटैलिटी भी एक रीज़न में लिखेगा तो कंफ्यूज नहीं होना, हाँ वो भी एक कारण है। स्नोफॉल तो ऑब्वियस है, ठीक है। इन कारणों को हम लोगों को याद रखना चाहिए। और एक बताइए, प्लायाज का नाम सुने? प्लायाज, प्लायाज। देखिए वीडियो में बने रहिए, हमेशा आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा। जो भी मिलेगा भाई आपका रिवीजन ही होने वाला है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू बेसिक, हमारे बेसिक से ही वो जुड़ा हुआ है। और आज नहीं तो कल आपको काम आने ही वाला है, किसी न किसी एग्ज़ाम में काम आने ही वाला है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, कोई भी पीसीएस हो, बीपीएससी, यूपीपीएस, यूपीपीसीएस हो, मध्य प्रदेश का हो, कहीं का भी हो, राजस्थान का हो। तो प्लायास कहाँ का है? राजस्थान का ही है, डेजर्ट में, डेजर्ट का लैंडफॉर्म है, डेजर्ट्स का लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म पता है ना? प्लायास। Playas are by far the most important landform in the deserts. It is a dry vegetation free flat area at the lowest part of an undrained desert basin. ठीक है, डेजर्ट का लैंडफॉर्म है प्लायास।
In basins with mountains and hills around and along, the drainage is towards the center of the basin. एंड इतना ज़्यादा पढ़ोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। डेजर्ट का लैंड फॉर्म है प्लायास। क्या कीजिए, जाइए वीडियो को पॉज कीजिए, सबसे पहले प्लायास का फ़ोटो देखिए, एक उसका एक देखिए डायग्राम, फ़ोटो देखिए, आपके दिमाग में अच्छा डेजर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। गॉर्ज एंड कैनियन पता है ना, गॉर्ज एंड कैनियन, तो कन्फ्यूज नहीं होना, जो गॉर्ज है उसी का थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉडर वे, ज़्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म कैनियन है। जो गॉर्ज है वही, गॉर्ज तो पता ही हम लोगों को, ठीक है। डीप नैरो वैली विथ स्टीप साइड्स, डीप नैरो वैली विथ स्टीप साइड्स, वही गॉर्ज है, वही कैनियन है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, हैव यू हर्ड ऑफ मरमरा सी, सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा, क्या आप लोगों ने सुना है? बताइए बताइए, क्या आप लोगों ने सी ऑफ मरमरा के बारे में सुना है? कहाँ पर है, लोकेशन याद रखना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर इस तरीके तरफ कुछ है, इस तरफ अपना कुछ है, ठीक है, ऐसे कर दो, इधर से कर दो, हाँ। तो देखो भाई, ये सब अपना लैंड फॉर्म है। अभी आप देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। यहाँ पर ब्लैक सी है, एकदम देखते जाना, यहाँ पर ब्लैक सी है, याद है। इधर हमारा मेडिटेरेनियन सी है, याद है। कहाँ की बातें चल रही है? टर्की, ये क्या है अपना, टर्की टर्की टर्की, टर्की के बारे में पता है ना, खलीफा, वो जो खिलाफत मूवमेंट सब जो हुआ, टर्की के ही ऑटोमन एम्पायर से रिलेटेड। तो ब्लैक सी पता है ना, इधर यूक्रेन, क्राइमिया, उसी का ब्लैक सी, ये टर्की, ये मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी में भी बहुत सारे सी हैं, अलग अलग है ना सी मेडिटेरेनियन सी में। तो यहाँ पर है आजियन सी, आजियन एजियन जो भी पढ़ना पढ़ लो, आजियन सी। तो ये ब्लैक सी और आजियन सी के बीच में जो ये जो सी है वही है मरमरा, मरमरा सी, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? समझ लो। तो सी ऑफ मरमरा कहाँ पर है, बताओ बताओ। अब देखो यहाँ पे इस्तांबुल है, ये जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट आपको पता है ना, ये मरमरा सी, ये आपको स्ट्रेट हुआ, तो ये कौन सा स्ट्रेट है? यहाँ पे इस्तांबुल है, इस्तांबुल है, इस्तांबुल। तो ये इस्तांबुल स्ट्रेट हुआ, और इस्तांबुल स्ट्रेट को ही हम लोग बॉस्पोरस स्ट्रेट भी बोलते हैं, बॉस्पोरस। बॉस्पोरस स्ट्रेट किस साइड है? ब्लैक सी के साइड, इधर ब्लैक सी है, बी से ब्लैक, बी से बॉस्पोरस, तो बॉस्पोरस स्ट्रेट है इस्तांबुल, टर्की, इस्तांबुल, मरमरा सी, आजियन सी, ब्लैक सी। एकदम लोकेशन याद रखना भाई लोग। डार्डेनलीज स्ट्रेट, और इस तरफ कौन सा स्ट्रेट है? ये जो स्ट्रेट है डार्डेनलीज, आजियन के समय तरफ, आजियन के तरफ डार्डेनलीज, ठीक है, डार्डेनलीज स्ट्रेट। तो बॉस्पोरस स्ट्रेट, डार्डेनलीज स्ट्रेट, देखो सुने होंगे आप लोग, बस से रिवाइज करते चलना है। ओके गाइस, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? तो डार्डेनलीज स्ट्रेट, बॉस्पोरस स्ट्रेट, आजियन सी, सी ऑफ मरमरा। अच्छा, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोग के दिमाग में इमेजिनेशन, मैनिफेस्टेशन होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी हैपनिंग इन योर माइंड, तब जाकर इट विल बी बेनिफिशियल। ओके, राइट राइट। हाँ, मज़ा आया पढ़ने में? चलिए अब हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये बताइए, समथिंग रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री, मज़ा आएगा। थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं।
मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। चापेकर ब्रदर्स का नाम सुने हो कि नहीं? चापेकर ब्रदर्स, चापेकर ब्रदर्स का नाम सुने हो? मतलब रिवॉल्यूशनरी मेथड, जो रिवॉल्यूशनरी मेथड का जो वॉर स्टार्ट, नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था रिवॉल्यूशनरी, तो किसके द्वारा? ये चापेकर ब्रदर्स के ही द्वारा स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। ये आपको किसको मारते? प्लेग कमिश्नर ऑफ पूना, ठीक है, किसको मार डाले? चापेकर ब्रदर्स को, दामोदर एंड बालकृष्ण, दामोदर एंड बालकृष्ण, मतलब दामोदर चापेकर एंड बालकृष्ण चापेकर दोनों भाई थे। किसको असैसिनेट किए, किसको किल्ड किए बताइए? प्लेग कमिश्नर, प्लेग आया था ना उस समय, तो प्लेग कमिश्नर जो थे पुणे के, जिनका नाम था रैंड, RAND, रैंड, ठीक है। सो बोथ हैड मर्डर्ड हिम, प्लेग कमिश्नर ऑफ पुणे, रैंड को। और ये चापेकर ब्रदर्स किसके चेले थे पता है? बाल गंगाधर तिलक, एक्सट्रीमिस्ट, याद है ना? तो बाल गंगाधर तिलक के ही ये चेल चपाट थे, ठीक है। केसरी एंड महारत्ता, बाल गंगाधर तिलक का कौन कौन सा न्यूज़पेपर, मैगजीन, जो भी बोल लेना, एक केसरी लिखते थे, एक महाराता, जो भी है पढ़ने के लिए पढ़ लो। केसरी, पंजाब केसरी किसको बोलते थे बताइए? केसरी एंड महाराता, केसरी एंड महाराता बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पब्लिश किया गया जनरल्स। दीज आर द जनरल्स विच वर पब्लिश्ड बाय तिलक, बाल गंगाधर तिलक, एंड चापेकर ब्रदर्स आर दी फेलो मेंबर ऑफ डिसाइपल्स ऑफ बाल गंगाधर तिलक। इन्हीं के द्वारा ट्रेनिंग मिला था इनको, तब जाके प्लेग कमिश्नर हमारे चापेकर ब्रदर्स। 1897, 1897, 1897, याद रह गया तो ठीक, नहीं भी रहा कोई बात नहीं, ठीक है। और अपने बगल में बिहार के मुजफ्फरपुर में क्या हुआ था पता है कि नहीं? मुजफ्फरपुर में क्या हुआ था भाई? बिहार वासी हो, मुजफ्फरपुर का तो याद रखो। खुदीराम बोस की कहानी हम लोग हिंदी बुक में भी पढ़ते थे, याद है? आम खा के जो रख दिए थे फुलाकर, कौन थे वो? खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी तो ये तो बोले कि भाई अपन किसी ब्रिटिशर्स, फॉरेनर्स के हाथों नहीं मरना पसंद करूँगा, तो उससे बढ़िया है सुसाइड कर लो। तो ये खुद को ही गोली मार लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, और इनको फांसी मिलता है खुदीराम बोस को। ये घटना है 1908 का, जब इन दोनों ने क्या किया था बताइए? मेड एन अटेम्प्ट टू असैसिनेट किंग्सफोर्ड इन मुजफ्फरपुर, ठीक है। किंग्सफोर्ड को जब ये मारना चाहते थे, जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट जज था, मुजफ्फरपुर का जो डिस्ट्रिक्ट जज था, डिस्ट्रिक्ट जज उस समय जो DM होता था वहीं डिस्ट्रिक्ट जज होता था, किंग्सफोर्ड को मारने के लिए अटेम्प्ट किया, इनको मारने के लिए, ठीक है। शायद मर कोई और गया था मेरे ख्याल से ना, मारने का अटेम्प्ट इनको किया गया था। मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस। मरा कौन था भाई? जो भी मरा हो उतना कोई मतलब नहीं है, अपना मतलब यही है बस, ठीक है। 1908 डिस्ट्रिक्ट जज किंग्सफोर्ड को मारने के लिए। मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस से कौन रिलेटेड है? खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी, 1908। ये तो याद ही रहता है, मतलब आप लोगों को भी याद रहना चाहिए। मतलब 1908 आता है, खुदीराम बोस दिमाग में आ जाता है, मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी पूरा मतलब आ जाना चाहिए दिमाग में। अभिनव भारत, ये तो कैसे भूल जाओगे यार? अभिनव भारत बताइए, हम सब के फेवरेट सावरकर भाई, सॉरी सावरकर जी, भाई कहाँ से हो गए? वीर सावरकर, VD सावरकर है, तो वीर सावरकर बोलते हैं, वीर दामोदर सावरकर। अभिनव भारत मूवी देखे हो कि नहीं?
नहीं देखे हो तो देख लेना, बहुत ही गजब मूवी है, प्रीलिम्स के बाद देख लेना। 1909 में वन ऑफ द मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, विच ऑर्गेनाइजेशन, अभिनव भारत सोसाइटी, सॉ डेट द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ नासिक। इसके कौन में, ये तो फाउंडर थे, ये फाउंडर थे, आपको इसका एक मेंबर था। 1909 में उसने क्या किया, मेंबर का नाम दे लो, अनंत लक्ष्मण करकारे। अनंत लक्ष्मण करकारे। अनंत लक्ष्मण करकारे किसको मारा भाई? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ नासिक। देख रहे हो, सारा कुछ महाराष्ट्र में ही हो रहा है। उस समय पूना में क्या हुआ था? पूना में बताओ तो, प्लेग कमिश्नर ऑफ पुणे रैंड को किसने मारा? चापेकर ब्रदर्स ने मारा। 1897 में पहला वही हुआ था। 1908 मुजफ्फरपुर में, 1909 अभिनव भारत सोसाइटी, अनंत लक्ष्मण करकारे। ठीक है। 1912 में बता क्या हुआ था? 1912, अब बताओ 1912 में क्या हुआ था? दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। कुछ पता है दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में? देखिए मैं रैंडम कुछ से कुछ बता रहा हूँ ना, बस सुनते रहिए। कुछ ना कुछ एक आध भी पॉइंट दिमाग में रह जाएगा, वहीं क्लिक करेगा एग्जाम में। ठीक है। जैसे आपको लग रहा होगा समथिंग न्यू, मेरे को भी उतना ही लग रहा है, कोई बात नहीं है। बस आज सुन रहे, कल सुन रहे, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, बस जो दिमाग में रहेगा, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, एट दी डी डे जो बोलते हैं हम लोग, फाइनल डे, डी डे, उस दिन वही काम आने वाला, बिलीव मी। ठीक है, वही काम आने वाला है। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस या दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, इसको हार्डिंग बॉम्ब केस भी बोलते हैं। हार्डिंग बॉम्ब केस भी बोलते हैं, हार्डिंग बॉम्ब केस। देखो इसको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस भी बोल देगा कोई लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी बोलेगा, कोई दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस बोलेगा, कोई हार्डिंग बॉम्ब केस भी बोलेगा। ठीक है। व्हेन द मेंबर्स ऑफ युगांतर, ओ भाई साहब, युगांतर पता है कि नहीं आप लोगों को? युगांतर एकदम जरूरी है, पढ़ लीजिएगा। इनके जो मेंबर्स थे, युगांतर जो सोसाइटी था, जो ऑर्गेनाइजेशन था, उनके जो मेंबर्स थे कौन थे पता है कि नहीं? रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस एंड सचिन सन्याल, सचिंद्रनाथ सन्याल या सचिन सन्याल, रास बिहारी बोस एंड सचिन सन्याल, रास बिहारी बोस एंड सचिन सन्याल। Let me raise it guys, आज काफ़ी लेट हो गया ना, because I had to attend a party guys। ठीक है, तो वहीं जो कल जो शादी हो रही थी ना, तो उसी का आज पार्टी था, तो जाना पड़ा, इसीलिए शायद ये ड्रेस देखने को मिल रहा होगा। चलिए टॉपिक पे रहते हैं हम लोग अभी। दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, हार्डिंग बॉम्ब केस, युगांत ऑर्गेनाइजेशन के रास बिहारी बोस, सचिन सन्याल। इसलिए आज देखने कितना शांत लग रहा है, गाना नहीं बज रहा है, क्योंकि मैरिज हॉल में हो रहा है ना शादी। रास बिहारी बोस एंड सचिन सन्याल बॉम्ब फेंके थे चांदनी चौक ऑर्डर। अच्छा, चांदनी चौक, अच्छा चांदनी चौक में। ठीक है, आप जब भी जाओ यार दिल्ली में जो भी हैं, चांदनी चौक जाओ तो वहाँ जाके रास बिहारी बोस एंड सचिन सन्याल का नाम ले लेना एक बार। चांदनी चौक मतलब जैसे ही दिमाग में आए, चांदनी चौक स्टेशन तो मेट्रो में मिलता भी नहीं है। अब चांदनी चौक की जगह पर अब क्या मिलता है पता है? शायद क्या मिलता है यार चांदनी चौक की जगह पे? चांदनी चौक जाना चाहोगे आपको ओल्ड दिल्ली जंक्शन जाना पड़ता है, वहीं पर है चांदनी चौक। या शायद मिलता है, हाँ मिलता है, येलो लाइन में मिलता है। अच्छा, उधर जाते नहीं थे ना, हाँ मिलता है, बट अभी भी कंफर्म नहीं हो। ठीक है, मिलता है नहीं मिलता है उससे छोड़िए। जब भी जाओ चांदनी चौक जाओ, जैसे भी जाओ, मेट्रो से जाओ वहाँ पर रास बिहारी बोस एंड सचिन नाथ सन्याल का नाम ले लो, चूँकि युगांतर के मेंबर थे, उन्होंने बॉम्ब फेंका था भाई वहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग को मारने के लिए, इसलिए हार्डिंग बॉम्ब केस
Chandni Chowk, Delhi's Chandni Chowk. So they Ras Bihari Bose and Sachin Sharla threw a bomb at Chandni Chowk to kill Harding bomb case, Ras Bihari Bose and Sachin Sanyal. युगांतर के मेंबर थे, युगांतर। एक एक वर्ड, जो भी वर्ड व्हाट आई हैव रिटन, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यही आपका लिंक क्रिएट करेगा, यही दिमाग में आपको बैठाएगा, ठीक है। कुछ भी हल्का फुल्का याद रह गया तो फिर आप कर ले जाओगे। इसीलिए चांदनी चौक भी लिखे हैं, दिल्ली लाहौर भी लिखे हैं, रास बिहारी बोस, सचिन सन्याल एंड युगांतर भी लिखे हैं। युगांतर के मेंबर थे, युगांतर, ठीक है। अगस्त ऑफर, इंडिविजुअल सत्याग्रह, इतना तो बेचते गए यार, ये सब तो तुम लोग, सॉरी आप लोग, क्या बोलूँ, आप लोग बताइए, तुम लोग बोले, आप लोग बोले, क्या बोले, जो आप बोलिएगा वहीं बोलेंगे, आप लोग जो फरमाइश कीजिएगा वही होगा, एकदम गारंटी। इंडिविजुअल सत्याग्रह इज अ रिस्पॉन्स टू व्हाट? इट इज अ रिस्पॉन्स टू अगस्त ऑफर 1940। अगस्त ऑफर पढ़िएगा, बहुत हंसी आती है, ये भी 1940 में बना। अगस्त ऑफर पढ़ते हैं तो काफ़ी हंसी आता है, पता है क्यों हंसी आता है? ये बार जब पढ़ोगे ना, तो भाई साहब नेहरू रिपोर्ट में जब 1928 में आया था, कौन नेहरू जी? मोतीलाल नेहरू। तो वो उसी समय डोमिनियन स्टेटस मांगे थे 1928 में, और उसका बेटा कौन? जवाहरलाल नेहरू। उनको नहीं चाहिए था डोमिनियन स्टेटस, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो है नहीं। देख रहे हो कितने अच्छे से लिख है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस है नहीं, उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था। इसीलिए उन्होंने IIL की खोज किया। खोज क्या खोज थोड़ी, मतलब ये सेटअप किया हुआ ऑर्गेनाइजेशन बनाया। IIL क्या था? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। बोलिए, IIL इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग नेहरू जी बनाए। क्यों? क्योंकि अपने बाप से नाराज़ थे। बाप जी कौन? मोतीलाल नेहरू से नाराज़ थे। वो बोली ठीक है यार, नेहरू रिपोर्ट में चैलेंज हो गया था ना, तुम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना कर दिखाओ। तो मोतीलाल नेहरू कैसे नहीं बनाएंगे, अपना नेहरू रिपोर्ट तैयार किए थे। सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं था, जॉइंट इलेक्टोरेट था, ये सब तो पता ही हम लोगों को। हाँ, तो इसका फिर नेहरू जी बोले कि कौन नेहरू? जवाहरलाल नेहरू। ना भाई, डोमिनियन स्टेटस आप लीजिए, हमको नहीं चाहिए, हमको तो भाई कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, कंप्लीट एकदम। देखिएगा, उनको डोमिनियन नहीं चाहिए था, कंप्लीट। इसीलिए उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की, क्योंकि उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था। इसीलिए हम लोगों ने देखा होगा कि 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ, जिनके प्रेसिडेंट कौन थे उस समय? कांग्रेस के प्रेसिडेंट 1929 में लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। तो पूर्ण स्वराज जो मांगा गया था, फिर उसके बाद 26 जनवरी 1930 को, बताइए किस नदी के किनारे सबसे पहले अपना फ्लैग होइस्ट किया गया? और उस समय उसको इंडिपेंडेंस डे बोलते थे। 26 जनवरी 1930 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे बोलते थे। इसीलिए बाद में फिर 26 जनवरी 1950 को ही 26 जनवरी का डेट चूज़ किया गया एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने के लिए। ये हमारा कहानी है। तो अगर अब देखिए 1928 में मांग हुआ था, 1928 में मांगे थे डोमिनियन स्टेटस, और अब अगस्त ऑफर में डोमिनियन स्टेटस ऑफर करते हैं हमको। हाँ, पागल हैं? मतलब 10 साल के बाद भी हम वही मांगेंगे। अभी आपको हम ये बता रहे हैं, 10 साल बाद इससे अच्छे तरीके से बताएंगे ही, मतलब और अच्छे से बताएंगे। प्रोग्रेस होता ना भाई, ठीक है। हाँ चलिए, ये हटाइए। तो 10 साल डिमांड बढ़ेगा ना, अब कंप्लीट उसी समय मांगता ना। अब ये छोड़िए, उसी समय मतलब सभी लोग तो ये नहीं थे। जैसे 1928 में डोमिनियन स्टेटस लिख दिया गया मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट में, ठीक है, लेकिन उस समय भी एक ग्रुप था जवाहरलाल नेहरू का, जो कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की मांग कर रहा था। और अब 10 साल के बाद, लगभग एक डेकेड के बाद 1940 में डोमिनियन स्टेटस देने के लिए बोल रहे हैं। तो भाई एक्सेप्टेबल कैसे होगा ये? तो फिर इसी के लिए इंडिविजुअल सत्याग्रह लाया गया, और ये सब लुभाने के लिए था। याद करो ना भाई, 1939 में क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया, इंडिया को बेलिग्रेंट डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया भी भाई ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहा है इस वॉर में, बिना पब्लिक के कंसेंट के, बिना कंसेंट के, बिना पब्लिक से कंसल्ट किए हुए बोल दिया कि इंडिया भी बेलिग्रेंट है। ऐसे चलेगा काम? हाँ, तो कांग्रेस जो जहाँ जहाँ प्रोविंस में कांग्रेस का सरकार था, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया।
गांधी जी अपना इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया। लिमिटेड सत्याग्रह था, ये शो करने के लिए कि भाई इंडिया इस वॉर में ब्रिटिश के साइड नहीं है, लेकिन जर्मनी के साइड भी नहीं है। मतलब इंडिया नाजिज्म के जीतने से भी उतना खुश नहीं होने वाला, कोई खुश नहीं। इंडिया के लिए नाजिज्म था ना वहाँ पर जर्मनी में, ये मतलब कि जितना ब्रिटिश सोचता है नाजिज्म बेकार चीज़ है, उतना भारत भी सोचता है, इंडिया भी सोचता है कि नाजिज्म हटना चाहिए जर्मनी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इंडिया में जो डबल गवर्नमेंट, डबल इंजन की सरकार जो थी, इससे प्रॉब्लम है। ये भी नाजिज्म के ही बराबर खतरनाक है। तो ना इसी को सपोर्ट करना ना इसी को, तो ये लिमिटेड रिस्पांस था। बोलेगा कि अगर ये क्या, ये लिमिटेड रिस्पांस था, लिमिटेड था। कारण ये था कि ना नाजिज्म को सपोर्ट करता था, ना इनको सपोर्ट करना था। अब बिना पूछे कर लिया गया था। बिना पूछे क्या कर लिया गया था? इंडिया को शामिल वर्ल्ड वार में ब्रिटिश ने अपने तरफ से, बिना कांग्रेस पब्लिक सबसे कंसल्ट किए हुए। तो इसीलिए लिमिटेड सपोर्ट लाया गया था। ये इसके पीछे का बैकग्राउंड है, ठीक है। अच्छा, बहुत ज़्यादा डिटेल में बोल दें क्या? इतना ज़्यादा नहीं बोलना था ना, टाइम मतलब कि ये रह जाता। तो पहले कौन थे बताइए? तो पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही, फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। सेकंड दूसरे कौन थे? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तीसरे भी याद रखिए, ब्रह्मदत्त, आचार्य विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त। आचार्य विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू एंड ब्रह्मदत्त, ये 3 इंडिविजुअल सत्याग्रही, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। सी वी हैव टू रिमेंबर इट एनी हाउ। गाइज मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आई थिंक रहने देते यार, ठीक है। आज के लिए इतना मज़ा काफ़ी है। जी हाँ, ये मज़ा ही है, इसको सज़ा के रूप में नहीं लेना, मज़ा लेना है, ठीक है। ज़िंदगी का मज़ा लीजिए और टेंशन ना लीजिए ज़्यादा कुछ। सो आई होप गाइस चल रही प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। नहीं चल रही तो चलाइए और अच्छे तरीके से पढ़ना हम लोगों को, ठीक है। तो क्या बोलूँ और, ख़त्म करते हैं वीडियो आज का, ठीक है। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।